हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माई चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 29। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम प्रयोजनवाद का उद्देश्य पढ़ चुके हैं, अर्थ परिभाषा भी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रयोजनवाद, पाठ्यक्रम भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रयोजनवाद की शिक्षण विधि। तो चलिए देखते हैं शिक्षण विधि के विषय में। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि के विषय में बताना। तो प्रयोजनवादी विचारकों ने परंपरागत शिक्षण विधियों को नकारते हुए नवीन शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार शिक्षण विधि का निर्माण करते समय शिक्षण प्रक्रिया को सुउद्देश्य बनाने का लक्ष्य सामने रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो प्रयोजनवादी विचारक थे वो परंपरागत शिक्षण विधियों को नकारते हुए नवीन शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किए। तो दोस्तों, जो पहले की शिक्षण विधियां चली आ रही थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि नवीन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया और शिक्षण प्रक्रिया को सुउद्देश्य बनाने का लक्ष्य सामने रखा। जो भी शिक्षण प्रक्रिया थी उसके लिए एक उद्देश्य हो, ऐसा शिक्षण प्रक्रिया होना चाहिए का एक लक्ष्य सामने रखा। यह क्रियात्मक, प्रयोगात्मक और स्व अनुभव पर बल देता है। दोस्तों, इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि प्रयोजनवादी जो शिक्षा थी वो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक और स्व अनुभव पर और क्रियात्मकता पर भी बल देती है। इनका जो आधार मनोवैज्ञानिक है और यह नवीनता के लिए प्रसिद्ध है। प्रयोजनवादी यह चाहते थे कि बालक स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करे जिससे वह वास्तविक परिस्थितियों का सामना कर सके। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो प्रयोजनवादी भी बालक को उसके स्वयं के द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और उस ज्ञान को अर्जित करने में जो भी वास्तविक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो सारा चीज़ वो चाहते थे कि वो स्वयं अनुभव करे। इसलिए प्रयोजनवादी इस प्रकार की शिक्षण विधि का निर्माण करना चाहते थे जो बालक की रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों और उद्देश्य के अनुकूल हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बालक की जो भी आवश्यकता थी, जो भी रुचि थी और जो भी उनकी मनोवृत्ति थी, जो भी उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही शिक्षण विधि का निर्माण किया गया, जिससे बालक प्रसन्नता पूर्वक अपना स्वाभाविक विकास कर सके। इस प्रकार प्रयोजनवादी विचारकों ने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का निर्माण किया जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इन्हीं एक तरह से अनुभव के आधार पर बालक शिक्षा ग्रहण करे और खुद से जो भी वो एक तरह से जो उसके अनुकूल हो, ऐसी परिस्थितियों में ही वो अपना शिक्षा प्राप्त करे। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विधियां जो प्रयोजनवादियों ने जिनका निर्माण किया वो हम आगे देखते हैं। नंबर 1 है करके सीखने की विधि। प्रयोजनवादी विचारों की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो प्रयोजनवादी हैं वो विचारों की अपेक्षा क्रिया पर बल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो करके सीखने पर बल देते हैं। केवल एक तरह से किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार बालक जन्म से क्रियाशील होता है और सदैव क्रिया करता रहता है और इन्हीं क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वह विचारों को जन्म देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इनका क्या कहना है कि बालक सदैव से यानी कि जन्म से ही वो क्रियाशील रहता है
और इन्हीं क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही वह विचारों को जन्म देता है। उनके अनुसार बालक पुस्तकों की अपेक्षा अपने क्रियाओं तथा अनुभव से अधिक सीखता है। इस संबंध में जॉन डीवी का मत है कि एक बालक किताबों को पढ़कर या व्याख्यानों को सुनकर नहीं सीखता, बल्कि वह अपने को जलाकर भूख मिटाकर सीखता है, अर्थात कार्यों को करके सीखता है। तो यहाँ पर जॉन डीवी का क्या कथन है कि बालक किताबों को पढ़कर व्याख्यान एवं व्याख्यानों को सुनकर नहीं सीखता, बल्कि वो स्वयं के अनुभव के आधार पर ही सीखता है और करके सीखता है। हाथ, कान, आँख या पूरा शरीर सूचना का स्रोत होता है। तो दोस्तों जितनी भी इंद्रियां हैं यहाँ पे बात की जा रही है, या फिर जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो उनके कुछ ना कुछ कार्य हैं और उन्हीं कार्यों के माध्यम से वो सीखता है। शिक्षक केवल प्रारंभ करने वाले तथा पाठ्य पुस्तक केवल परीक्षा कराने वाले ही हो जाते हैं। तो शिक्षक का यहाँ पे क्या रोल हो जाता है, वो केवल पाठ्यक्रम जो है उनको प्रारंभ करता है और जो पुस्तक है वो केवल परीक्षा कराने के लिए ही हो जाते हैं। इसलिए बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो क्रिया पर आधारित हो। दोस्तों यहाँ पर पुस्तक और शिक्षक एक तरह से कह सकते हैं कि जो शिक्षक है वो केवल प्रारंभ करने का कार्य करेगा और जो पुस्तक है वो केवल परीक्षा कराने वाले का कार्य करेगा। तो एक तरह से यहाँ पर बालक सक्रिय होगा अगर तो सिर्फ अपने क्रियाओं के माध्यम से। यहाँ पर शिक्षक और बुक का उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है जितना बालक के स्वयं की क्रियाओं का, जिसके माध्यम से वो सीखता है। इसलिए बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो क्रिया पर आधारित हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा किस तरह से करके सीखने की विधि के माध्यम से बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। अब हम देखते हैं नंबर 2 है आपका सहसंबंध विधि या एकीकरण विधि। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षण विधि का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जो संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करे और इस दृष्टिकोण से सभी विषयों का एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो प्रयोजनवादी हैं वो एकीकरण विधि पर ज़्यादा जोर देते हैं और सहसंबंध के माध्यम से, जैसे एक विषयों का एक दूसरे से संबंधित होकर के एक ही इकाई के रूप में उनका निर्माण हो और उसी इकाई के माध्यम से बालक अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा ग्रहण करे। भाटिया अदावल के अनुसार शिक्षण विधियों के द्वारा पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों और क्रियाओं में संबद्धता एवं समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि शिक्षण विधियों के द्वारा पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों और क्रियाओं में संबद्धता एवं समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस सिद्धांत यहाँ पे शिक्षण विधि का बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि के माध्यम से कई सब्जेक्ट को जोड़ करके उनमें जो संबंध है, उनका जो समन्वय है, एक साथ ला करके पढ़ाए। और इस सिद्धांत की पूर्ति के लिए प्रयोजनवादियों का मत है कि सभी प्राय क्रियाओं द्वारा ज्ञान व दक्षता प्रदान की जानी चाहिए। समस्त क्रियाओं को एक अभिप्राय को सम्मुख रखने से उन सब में परस्पर संबंध रहेगा, वह अन्यान्याश्रित रहेंगी और इस प्रकार शिक्षण के विभिन्न रूपों में संबद्धता स्थिर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का जो अभिप्राय है वो एक हो करके उनको विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से एक रूपता लाने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रयोजनवादियों का कहना है कि सभी विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाना ही सर्वोत्तम विधि है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये विधि आज भी शिक्षकों के द्वारा अपनाई जाती है। जैसे हम आप ही के पाठ्यक्रम में बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे संवेग। तो अगर हम संवेग की बात करें
तो संवेग का मतलब होता है इमोशन, भावना, और भावना जो कि आप हिंदी के रस से अटैच करके पढ़ सकते हैं। रस क्या है? रस भी तो वही है जो आप भावना के माध्यम से ग्रहण करते हैं। आपकी यहाँ पर हम बात करें करुण रस की बात करें या फिर अन्य रसों की बात करें, तो वो भी तो एक इमोशन ही है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर इमोशंस पैदा करते हैं, चीज़ों को देखकर, चीज़ों को सुनकर। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम देखें तो ये आपका जो मनोविज्ञान है और हिंदी, ये दोनों आपके एक टॉपिक में अटैच हो गए। तो यही चीज़ें एक शिक्षक को बताने की आवश्यकता होती है अपने छात्रों को कि अगर वो इस तरह से पढ़ाएंगे तो शायद उन्हें भूलेगा भी नहीं, और वो चीज़ों को जो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट आपस में को रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक शिक्षक की शिक्षण विधि होती है, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षण कौशल होता है, जिसके माध्यम से वो अपने जो भी शिक्षण विधियां हैं उनका उपयोग करता है, और उन उपयोग के माध्यम से ही वो दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, सहसंबंध स्थापित करता है। अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार प्रयोजनवादियों का कहना है कि सभी विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाना ही सर्वोत्तम विधि है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही बात कही गई है कि अगर हम एक दूसरे सब्जेक्ट्स को जोड़ के पढ़ें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, आप हिंदी को इंग्लिश से कोरिलेट करिए, और जो भी सब्जेक्ट जहाँ पे भी टॉपिक आपको कोरिलेट करने का मिलता है, उससे ये होता है कि आप एक साथ दो चीज़ों को समझते हैं, दो सब्जेक्ट को समझते हैं। अब हम नंबर 3 पे चलते हैं। प्रयोगात्मक शिक्षण विधि। प्रयोजनवादियों का विचार है कि प्रयोगात्मक शिक्षण विधि के द्वारा ही कोई ज्ञान अस्थायी हो सकता है। उनका कहना है कि प्रयोग करते समय बालक बार बार त्रुटियां करता है, किंतु निरंतर क्रियाशीलता के कारण उसके प्रयोग की प्रक्रिया के माध्यम से जो त्रुटि रहित ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान अस्थायी हो जाता है। प्रयोगात्मक विधि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस विधि के माध्यम से बालक में सही व अस्थायी ज्ञान देने का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, प्रयोजनवादियों का जो विचार है कि प्रयोगात्मक शिक्षण विधि के द्वारा ही कोई ज्ञान अस्थायी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रयोगात्मक एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसके माध्यम से बालक किसी भी क्रिया को स्वयं करता है, और उसका जो भी परिणाम होता है वो उसको देखता है और सुनता और समझता है। तो जो वो स्वयं के द्वारा क्रिया कर रहा है, उसके माध्यम से जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम उसके लिए अविस्मरणीय हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्रयोगात्मक शिक्षण विधि की, तो प्रयोगात्मक शिक्षण विधि के माध्यम से बालक स्वयं के अनुभव के आधार पर चीज़ों को सीखता, सुनता और समझता है। तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक अस्थायी ज्ञान देने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं नंबर 4, योजना विधि। योजना विधि के प्रवर्तक जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक माने जाते हैं। दोस्तों ये कभी कभी आपके जब आप टेट, सुपर टेट या सी टेट कभी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि जॉन डीवी के शिष्य हैं, और उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, तो किलपैट्रिक भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलना है कि मुझे आगे चल के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि आज आप देखिए जितनी भी वैकेंसी जा रही है टीचर की, आपका मेन लक्ष्य केवल पढ़ाई करना या डिग्री हासिल करना नहीं है। आपका मेन लक्ष्य तो जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं, एक टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आज से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना, आज से ही आपको अपनी पढ़ाई के लिए जुट जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंस चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो उसको आप अलग कॉपी में नोट करते जाइए। इससे ये होगा कि आपको जब आपका कंपटीशन वाले एग्ज़ाम आएंगे, आपके बीएड एग्ज़ाम
होने के बाद जब आप टेट, सुपर टेट, सीटेट की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी से जो चीज़ें आप पढ़े रहेंगे या अभी से आप माइंड सेट किए रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ आपको कोचिंग के थ्रू, हर चीज़ आपको वीडियोज़ के थ्रू नहीं बताई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जब तक आप अपने आप को स्वयं प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक ले कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, शायद वो चीज़ें आप स्वयं से अच्छा जो कि आप प्रयोजन विधि पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रयोजन विधि आज के परिवेश में भी लागू होती है कि जो चीज़ें आप स्वयं के माध्यम से सीखते हैं उसे कोई अदर पर्सन नहीं सिखा सकता है। तो दोस्तों योजना विधि हम देख रहे थे। नंबर 4 पॉइंट, योजना विधि के प्रवर्तक जॉन डीवी किलपैट्रिक माने जाते हैं। इस विधि में बालक के सामने पहले एक समस्या रखी जाती है जिसे वह हल करके ज्ञान प्राप्त करता है। किलपैट्रिक के अनुसार योजनापूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में की गई प्रयोजनपूर्ण प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि किलपैट्रिक का जो स्टेटमेंट है कि योजनापूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में की गई प्रयोजनपूर्ण प्रक्रिया है। इस विधि को चलाने का उद्देश्य शिक्षा को वास्तविक जीवन से संबंधित करना है। सूचना ग्रहण करने के साथ साथ यहाँ पर क्रिया करना, बालक के वर्तमान और भविष्य का ध्यान रखना, शिक्षा के वातावरण को रुचिपूर्वक एवं सरल बनाना आदि है। तो यहाँ पर हम देखें, इस जो यहाँ पर हम देख रहे हैं योजना विधि, इस विधि को चलाने का एक उद्देश्य था शिक्षा को वास्तविक जीवन से संबंधित करना और सूचना ग्रहण करने के साथ साथ क्रिया करना, बालक के वर्तमान और भविष्य का ध्यान रखना और साथ ही शिक्षा के वातावरण को रुचिपूर्वक एवं सरल बनाना। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए और साथ ही सूचना ग्रहण करना, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके माध्यम से क्रिया करना बालकों के लिए और साथ ही बालकों के वर्तमान और भविष्य का ध्यान रखना और शिक्षा के लिए उन्हें उचित वातावरण यानी कि उनके लिए रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना। और इस संबंध में डॉक्टर बी.डी. भाटिया और सुबोध अदावल का मत है कि प्रयोजनवादी बालक के सम्मुख वास्तविक समस्याएं उपस्थित करते हैं जिनको सुलझाने के प्रयास से ही बालक ज्ञान व शिक्षा का अर्जन करते हैं। जिन विषयों, क्रियाओं एवं क्षमता की उन्हें आवश्यकता पड़ती है उन्हें वे सीख जाते हैं और इसी प्रकार जो कुछ सीखते हैं उन्हें शीघ्र ही आत्मसात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, बालक अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर कह सकते हैं चीज़ों को सीखता है और जो चीज़ें उन्हें अनुकूल लगती हैं वो चीज़ें वो आसानी से सीख जाता है और जो चीज़ें उन्हें प्रतिकूल लगती हैं वो चीज़ों को वो नहीं सीखता है और जो चीज़ें उन्हें आवश्यक होती हैं वही चीज़ें वो सीखता है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं करके सीखने की विधि और प्रयोगात्मक शिक्षण विधि और योजना विधि। और नेक्स्ट हम देखेंगे समस्या समाधान विधि। इस विधि का निर्माण जॉन डीवी ने किया जिसमें बालक शिक्षक के निर्देशन में सक्रिय रूप से अपने अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समस्या समाधान विधि की बात करें तो इसका निर्माण किया था जॉन डीवी ने, यानी कि जो किलपैट्रिक के गुरु थे। तो इनका क्या कहना है कि इनके निर्देशन में सक्रिय रूप से अपने अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान करता है। कौन? बालक। एक शिक्षक के निर्देशन में जो भी वो अपने अनुभव के आधार पर जो भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान करने की कोशिश करता है और वह अपनी गलतियों से सीख लेकर पुनः निर्देशन पाकर समस्या का समाधान करके उसे अपने जीवन में प्रयोग करता है। तो दोस्तों जो भी वो प्रयोग के माध्यम से जो भी वो त्रुटियां करता है उससे वो सीखता है और फिर नेक्स्ट टाइम अपने शिक्षक के निर्देशन में वो चीज़ें वो फिर से करने की कोशिश करता है और उस समस्या का समाधान भी निकाल पाता है। डीवी ने इस विधि में 5 पदों का उल्लेख किया: समस्या की अनुभूति, समस्या का विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण और मूल्यांकन। तो दोस्तों डीवी ने समस्या समाधान विधि में
5 पदों का उल्लेख किया, समस्या की अनुभूति करना नंबर 1 है, नंबर 2 है समस्या का विश्लेषण करना, नंबर 3 है परिकल्पना का निर्माण करना और परिकल्पना का परीक्षण करना, नंबर 5 है उसका मूल्यांकन करना। तो इन 5 विधियों के माध्यम से बालक अपना समस्या का समाधान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से समस्या समाधान विधि में जॉन डेवी ने 5 पदों को रखा और उन 5 पदों के माध्यम से बालक अपनी समस्याओं का, जो भी उनके शिक्षा प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं, उनका समाधान करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि में हमने 5 विधियों का अध्ययन किया, जिसमें करके सीखने की विधि थी, सहसंबंध विधि या एकीकरण विधि थी, और प्रयोगात्मक शिक्षण विधि, योजना विधि और समस्या समाधान विधि। तो इन 5 विधियों के माध्यम से हम प्रयोजनवादी शिक्षण विधि क्या है इसके विषय में हमने जाना। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रयोजनवाद और शिक्षक और प्रयोजनवादी के हिसाब से जो शिक्षार्थी थे वो कैसे, उस समय का क्या शिक्षार्थियों के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी, और साथ ही हम देखेंगे प्रयोजनवाद और विद्यालय और प्रयोजनवाद और अनुशासन। तो नेक्स्ट टॉपिक में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसी तरह से आप जब भी पढ़ाई करिए थोड़ा सीरियस होकर के करिए, ये समझ करके करिए कि हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम आज ही से अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि हमने देखा दोस्तों 2011 से आज तक जितने भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा उलटफेर होती है और बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। तो उसके लिए आज से ही आप अपने माइंड को प्रिपेयर करिए कि मुझे ये सारी चीज़ें क्रॉस करके अपने उस लक्ष्य तक पहुंचना है जो हमने सपने देखे हैं, जिसके लिए हमने इतनी कड़ी मेहनत की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को मेंटेन रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।